खड़ा पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली एक्सपायरी का दिन, जबकि भारतीय बाजारों की जो शुरुआत हुई थी वो तो मोरलेस फ्लैटिश नोट पर लोअर साइड पर हुई थी, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया पुल बैक मार्केट ने दिखाया, फिर हायर लेवल से बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। तो एक पूरे दिन एक चॉपी सेशन के बीच में मार्केट्स ट्रेड करते हुए दिखाई पड़े, चाहे वो फ्रंटलाइन इंडेक्स हो, सेंसेक्स निफ्टी इधर या निफ्टी बैंक जहाँ पर प्रेशर था। कुछ लास्ट आवर बाइंग हैवी वेट्स में आई थी, मिसाल के तौर पर रिलायंस एक अच्छे मूव में था, लेकिन फिर भी मार्केट्स के अंदर जो एक ओवरऑल ट्रेड था वो रेंज बाउंड ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मार्केट की स्थिति की बात करें तो मोर लेस स्लाइटली गिरावट के साथ मार्केट्स आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। कंज्यूमर ड्यूरेबल, बैंकिंग, ये दो ऐसे इंडेक्स थे जहां पर आज प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। ऑयल एंड गैस, आईटी और मेटल, ये तीन ऐसे इंडेक्सेस थे जहां पर कुछ हद तक खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी थी, लेकिन बायस पॉजिटिव था, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं थी, लेकिन अब मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे कामकाज हो रहा था। करीब 30 में से 14 शेयर जो है सेंसेक्स के तेज़ी के साथ गिरावट के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और उसके अलावा निफ्टी के भी करीब हाफ शेयर जो थे वो प्रेशर में थे। आप ब्रॉडर साइड पे भी नज़र डालेंगे तो वहाँ पे आपको खरीदारी वाले शेयर थोड़े ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी थी। छोटे छोटे सेक्टर सब सेक्टर में, जैसे फर्टिलाइजर सुबह तेज़ था, बाद में ईज आउट हो गया। सेलेक्टिव मेटल तेज़ी में था। ऑयल एक्सप्लोरेशन की कुछ कंपनियां शुरुआती तेज़ी में थी, बाद में बिकवाली में आ गई। सीमेंट में कुछ हद तक मूव था। रियल स्टेट फर्स्ट हाफ में तेज़ी में था, सेकेंड हाफ में बिकवाली आ गई। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर जहाँ पे कुछ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट था, उसकी वजह से भी मार्केट्स में कुछ रिएक्शन देखने को मिला था। फार्मा में कुछ शेयर, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन जैसे शेयर तेज़ी में कामकाज करता है। पेटीएम आज जोरदार बिकवाली के बाद एक बहुत बढ़िया तेज़ी पुल बैक दिखाया उसने भी। इवन जोमेटो या नायका ऐसे शेयरों में भी खरीदारी थी। तो अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर या जो मोमेंटम था वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा था तमाम इंडिसेस के अंदर। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और पहला सवाल भी शामिल कर लेते हैं। जो पहला सवाल मेरे पास आया है उसके लिहाज से देखूँ तो बीएससी लिमिटेड फ्रेश एंट्री। घोषाल साहब, आज सुबह ही गाबा सर के पास ये सवाल आया था और उन्होंने भी इसमें खरीदारी की राय दी है। उनका भी मानना है कि आप लंबी अवधि के लिए इसमें बने रह सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी आई है। 3,000 रुपये के आसपास में स्प्लिट आया है, बोनस आया है, और उसके 900 साढ़े 900 रुपये की रेंज पे कामकाज कर रहा है, यानी कि 3 हिस्सों में बटा है मोटा मोटा। इक्विटी डाइल्यूट हुई है, लेकिन अभी स्टेबल होगा, क्योंकि वो जो शेयर एक तरफा चले थे वो थोड़ा हद तक ईज आउट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ईज आउट होने दीजिए, जब वो स्टेबल होगा, सेटल होगा, तब एक बार को आप कॉल लें, ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, पुराने दाम जहाँ ये वैल्यू आया था वो 600 रुपये के आसपास थे पुराने प्री एडजस्टमेंट में, लेकिन वो दाम नहीं आएगा, क्योंकि वो दाम 2 डिजिट में आता है और वो शायद अभी फेयरली वैल्यूड आपको ना दिखाई पड़े। लेकिन कहीं भी करेक्शन मिल जाए 30% 20% के आसपास का, तो वो करेक्शन आपके लिए एक अच्छा मौका, रीजनेबल मौका हो सकता है, जहां पर आप एंटर करना शुरू कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, लेकिन भागा बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा ईज आउट होने का वेट करिए। आपने एग्जाम्पल के तौर पे IEX देखा, आपने एग्जाम्पल के तौर पर IRCTC देखा, ये वो सभी शेयर हैं जिनमें एक तरफा तेज़ी आई थी और ये एडजस्टमेंट से पहले की ही तेज़ी थी। तो एडजस्टमेंट हो रहे हैं, तो होने का थोड़ा सेटल हो रहे हैं, तो इसीलिए वो भी सेटल हो रहे हैं। लाइकवाइज इनको भी समय लग सकता है। तो एक बड़े कंसोलिडेशन में शायद BSE जाए, तो कंसोलिडेशन का आप इंतज़ार करें, उसके लोअर एंड के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं। ओके, हीरो मोटोकॉर्प 2862 पर 20 शेयर हैं, 6 महीने हो गए, क्या करना चाहिए? सुमित साहब, हीरो मोटोकॉर्प 2, इसमें फंडामेंटल का पार्ट एक है और जो दूसरा ट्रिगर अभी कल परसों में डेवलप हुआ वो पार्ट एक है। पहला पार्ट फंडामेंटल वाइज ऑब्वियसली बात है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है टू व्हीलर की, तो वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है अभी भी। इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट है, क्योंकि सभी इनपुट कॉस्ट के प्रोडक्ट्स बढ़े हैं, मेटल की कीमतें, हार्नेस की कीमतें, बेसिकली प्लास्टिक की कीमतें, तो उनका इम्पैक्ट कंपनियों के मार्जिन्स पर हो रहा है, तो इनके नंबर पे भी होगा। ऑलरेडी वॉल्यूम डिक्लाइन चल ही रहा है इनके साथ, तमाम FMCG और ऑटो कंपनियों के ऊपर वॉल्यूम डिक्लाइन का प्रेशर है ही, तो वो प्रेशर यहाँ भी रहेगा। वो प्रेशर के साथ साथ ये एक नई खबर आ गई कि इनके इनकम टैक्स की रेट्स बढ़ रही हैं, सर्च ऑपरेशन से बेसिकली। तो अभी तक तो डस्ट का बादल छटा नहीं था और दूसरा एक नया इशू खड़ा हो गया, तो थोड़ा सा ईज आउट होने दीजिए इन सब चीज़ों को। वो एक बार को सेटल हो तब आप इसमें नई कोई कॉल लीजिएगा। तो इसको तो आप बस होल्ड करिए और देखिए सिचुएशन सिनेरियो कैसा बनता है। दूसरा से आता है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड के केस में सर ब्रोकरेज हाउसेस 2700, 2800, 3000 के टारगेट से रहे हैं। तो पहले हाउस व्यूज़ तो पॉजिटिव हैं। इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट है, चीज़ और वीट और शुगर, 3 प्रोडक्ट्स के दाम बहुत तेज़ बढ़े हैं और ये तीनों पिज़्ज़ा में बहुत मासिवली इस्तेमाल होता है। शुगर पिज़्ज़ा में, तो बाकी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। तो इन तीनों की कीमतें बढ़ने से इनकी इनपुट कॉस्ट मेजर इम्पैक्ट है। वो कितना पास ऑन कर पाते हैं प्राइसिंग में, कितना उसका इम्पैक्ट डिमांड पर होता है, ये देखना होगा। तो वो 2 क्वार्टर तक ये प्रेशर रहने वाला है इनके ऊपर। लेकिन फिर भी
हायर लेवल से बहुत स्टॉक ऑलरेडी इरोड हो चुका है, ईयर लोज के आसपास है। तो यहाँ पे आप थोड़ा SIP वे में जा सकते हैं। कंपनी में कोई ख़राबी ऐसा सच तो नहीं है, लेकिन वो भागा बहुत था। 80 का मल्टीपल पीक, 50 का मल्टीपल अभी, तो थोड़ा सा ईज आउट हुए हैं सिचुएशन पहले से। मैं कोशिश करता हूँ एक FMCG की कोई शीट ड्रॉ करने की, ये कितनी इनके पहले पीक पी थे और अभी के पीक कितने हैं, कितना इरोड हो चुके हैं, उससे शायद थोड़ी और आपको तसल्ली मिले। लेकिन फिर भी ये बेटर सिचुएशन में एटलीस्ट अभी दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसा इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही है। अच्छा जी, वाई IT मिड कैप इज़ आउट परफॉर्मिंग इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप। सर अभी IT नंबर्स अवेटेड हैं, तो उन नंबर से पहले यहाँ बाइंग आ रही है। उस दिन ऐसा अनुमान था एक्सेंचर के नंबर्स देखने के बाद कि शायद IT परफॉर्म करेगा लार्ज कैप, लेकिन लार्ज कैप से बेटर अब फ्रंट मिड कैप परफॉर्म कर रहा है, और वैसे भी वैल्यू ज़्यादा मिड कैप में दिखने लग गई थी। एक रिसेंटली शीट मैंने ट्वीट की थी, अगर आप कहीं उसको देख पाएँ, उसमें वो कंपनियाँ थी जो कि अपने सेक्टर के PE से नीचे कामकाज कर रही थी। उसमें IT की 4 बड़ी कंपनियाँ थी जो मिड कैप IT में थी। इसमें हैप्पीएस्ट माइंड था, बिरला सॉफ्ट था, सोनाटा सॉफ्टवेयर था और शायद परसिस्टेंट सिस्टम था। तो ये चारों कंपनियों ने भी रिसेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। तो कुछ इस तरह से सिचुएशन बनी थी इनकी कि वैल्यू वाइज बेटर हो गई थी, तो मार्केट ने उस वैल्यू को आइडेंटिफाई किया और एक तेज़ी दिखा दी। तो आप अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक मूव आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पर कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी नंबर्स अवेटेड हैं IT के, तो वो नंबर्स के बाद शायद लार्ज कैप परफॉर्म करे। वैसे भी सब में ओवर हैंग है, इन्फोसिस ऑल टाइम हाई पर है, TCS में बायबैक का ओवर हैंग है, और बाकी तीनों टेक महिंद्रा और HCL और विप्रो तो वैसे ही ईज आउट हो रहे हैं। तो होने दीजिए, सिचुएशन आने दीजिए, नंबर्स आने दीजिए, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा उसके बाद। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और IRCTC पे 2 सवाल हैं। 790 पर भी लिया हुआ है ब्रजेंद्र जी ने, और सुभाष जी ने लिया हुआ है 825 रुपये पर। दोनों ही केसेस में सर इसमें एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। आज सुबह गावा सर से भी इस पर बात हो रही थी कि एक तरफा चले हुए शेयर हैं, तो समय लेंगे। आप ऐसे समझिए कि बहुत बड़ा तेज़ी जब दिखाता है कोई भी स्टॉक और आप उसके अपर एंड पे फंसते हैं, तो आप हमेशा कंसोलिडेशन का हिस्सा बनने जा रहे होते हैं। वो कंसोलिडेशन एक लंबे समय तक भी चल सकता है। HUL उनमें से मतलब वन ऑफ द लीडर है कंसोलिडेशन का, इसने सबसे लंबे कंसोलिडेशन दिए हैं आज तक के इतिहास में। तो अगर ऐसे कंसोलिडेशन में फंस गया, मतलब आप 2 तरह के करेक्शन होते हैं, एक होता है प्राइस वाइज, एक होता है टाइम वाइज। प्राइस वाइज करेक्शन को आप फिर भी एक बार को प्ले कर सकते हैं कि वो वापस घूम के भाव पर आ जाता है, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन के 2 सबसे बड़े फ्लॉज होते हैं। एक वो आपका पेशेंस तोड़ता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक ही भाव पे एक ही रेंज में कामकाज करेगा, जिससे आपका पेशेंस बहुत हद तक टूटेगा। दूसरा, जो लोग फंड लेकर पैसा डालते हैं उनके लिए वो इंटरेस्ट कॉस्ट इतनी कर देता है कि वो कॉस्ट से कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट हो जाती है, और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है बाजार में। प्राइस वाइज करेक्शन मार्केट ऑलरेडी एक बार दिखा चुका है, अगर टाइम वाइज करेक्शन चला गया तो वो बहुत लंबे समय तक जाता है स्टॉक स्पेसिफिक। तो वो करेक्शन के हिसाब में अगर फंसा कहीं, तो IRCTC बहुत लंबा समय भी ले सकता है। तो आप मतलब क्योंकि एक तरफा तेज़ी दिखाई है, तो उस हिसाब से आप कॉल लीजिए। हाउस व्यूज़ अभी भी 1100 रुपये के आसपास टारगेट दे रहे हैं। गावा सर का मानना है आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, लेकिन 5000 शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना के लिए आपकी कैपेसिटी बहुत बड़ी होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। इस हिसाब से आप यहाँ कॉल लीजिए। अगर छोटे समय के लिए पोजीशन है तो स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। कंपनी ठीक है, पिकअप आएगा ट्रैवलिंग एंड टूर्स में, तो 2 क्वार्टर के नंबर और बेटर होंगे, उसके बाद सिचुएशन सुधर सकती है, तब आप एक बार को रिस्क ले सकते हैं कि अगर तेज़ी मिलती है तो आप निकल जाइए। ओके, एशियन पेंट एट करंट प्राइस फॉर 10 ईयर्स। मिश्रा साहब, कोई भी अच्छी कंपनी, अगर आप निफ्टी की 5 या 10 टॉप कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी मोनोपोली बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मिसाल तौर पे एशियन पेंट्स, तो 10 साल के लिए आप उसे एक बार में कभी नहीं खरीदेंगे। आप ये कर सकते हैं कि आप आउटराइटली लेने के बजाय उसकी एक SIP शुरू कर दीजिए, जिसमें हर महीने कुछ एशियन पेंट्स आ रहे हैं, 2 से 5 से 10 जो आपको सही लगता हो, आपके टोटल कैपिटल का जो हिस्सा हो, उसको आप एक लेवल तक खरीदिए, क्योंकि वो ऊपर नीचे प्राइस करता रहेगा। तो आप मन में मान लीजिए कि 4000 रुपये तक जी मैं एशियन पेंट खरीदूंगा, तो वो नीचे 2800 भी आएगा, 2600 भी आएगा, 2500 भी आएगा, 3600 भी जाएगा। इसी एवरेज में आपका सामान आता रहेगा, और वो SIP वे में होगा, तो आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा और आपकी कॉस्ट भी नीचे आएगी। और धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एशियन पेंट किस क्वालिटी की कंपनी है। जब वो अपनी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, बाजार के फॉल में अपना रेजिलियंस शो करेगा, तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। और अगर वो भाग के आपके लेवल से ऊपर निकल जाता है, तो आपके सामने इन्फोसिस है, TCS है, पीडीलाइट है, बर्जर है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको आप SIP वे में ले सकते हैं। तो आप एंटर करिए, उसमें कोई दो राय नहीं है किसी भी अच्छी कंपनी में, लेकिन SIP वे में करिए, ताकि आपके पास बुरे दौर में पैसा रहे और नया माल लेने के लिए। एक बार में आप जाएंगे तो आपको यही हमेशा दुख होगा, ये तो भाग गया, मैं ले नहीं पाया।
लेकिन वो दुख कभी नहीं होता, बाजार वापस घूम के वहीं आ जाता है जहाँ से शुरू होते हैं। बहुत सारे नाम ऐसे आपको गिना सकता हूँ जिनमें उस समय दुख हुआ था कि एक तरफा चल रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे, अब नीचे आ रहे तो कोई लेने को तैयार नहीं है। तो आप उस हिसाब से पेशेंस रखिए, SIP में जाइए, ज़्यादा बेटर है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और HDFC लिमिटेड 250 शेयर एट 2605, 15 साल। मिश्रा साहब अगेन, कंपनी अच्छी, वे सही कर लीजिए, SIP वे में से भी लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। एक तरफा चाल दिखाई थी ऊपर की, फिर एक तरफा चाल दिखाई नीचे की, अब भी ये कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ा थोड़ा आप ऐड कर सकते हैं। कल परसों में बड़ा ब्लॉक भी हुआ था, उस केस में अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको 1-2 दिन के प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स को मैं जानता हूं जिनको आपने शायद 10 साल नहीं भी खोल के देखा होगा, तो उनके प्राइस वहाँ से 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना हो चुके हैं। तो आप उस हिसाब से सोचिए, वो ज़्यादा बेटर है। 1-2 दिन में प्राइस रोज़ देखेंगे तो 15 साल का विज़न कैसे तय करेंगे? तो आप उस हिसाब से विज़न रखिए, भाव रोज़ मत देखिए, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, रुचि सोया 3000 रुपये पे, नहीं अच्छा 1220 रुपये पे 3000 शेयर है। सिंह साहब, रुचि सोया केस में एक चीज़ इंटरेस्टिंग भी है और एक चीज़, 2-3 चीज़ें कुछ फ्लॉज भी हैं। पहले तो इसका जो FPO खुला है उसको लेकर जो लोग भरना चाहते हैं उनके लिए ब्रोकरेज हाउस सब्सक्राइब की राय दे रहे हैं। ये मैं पहले ही केविएट रख देता हूँ, मेरी राय नहीं है, ब्रोकरेज हाउस की राय है, सब्सक्राइब। दूसरा, FMCG स्पेस की सस्ती कंपनियों में से एक शुमार है, ITC से सस्ती नहीं है लेकिन सस्ती है। तीसरा, प्रमोटर पतंजलि है, तो आप जितना ट्रस्ट करें उसके ऊपर। चौथा, जो रकम जुटाई जा रही है वो कर्ज के भुगतान के लिए है। 4200 करोड़ रुपए उठा रहे हैं, 2600 करोड़ का डेट है जिसको ये रीपे करने वाले हैं। उसके बावजूद 600 करोड़ रुपए जो बचेंगे उससे वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल करेंगे और फर्दर एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। नेटवर्क अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, ये सब पॉजिटिव साइड पर। नेगेटिव साइड पर आप देखना चाहेंगे तो FMCG कॉस्ट बड़ी है, सबकी सिचुएशन क्लियर है। HUL की, ITC की, ब्रिटानिया की, नेस्ले की, इनकी अभी तक कुछ क्लियर नहीं है क्योंकि कोई ऐसा वक्तव्य आया नहीं है, तो इन पे भी इम्पैक्ट तो होगा, कितना होगा पता नहीं। तो ये दूसरा, जो नंबर्स आए हैं उसमें बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है। 13,000 करोड़ की सेल 3 साल पहले, 16,000 करोड़ की सेल आज, 77 करोड़ का प्रॉफिट 3 साल पहले, 700 करोड़ का प्रॉफिट आज। 10 टाइम्स प्रॉफिट बढ़ना 200 करोड़, 2,000 करोड़ की सेल के ऊपर, थोड़ा ये डाइसी सा समझ में आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी हैं, आप बिटवीन द लाइन जाएंगे तो समझेंगे। लेकिन ठीक है, नेटवर्क अच्छा है, हाउस व्यूज़ पॉजिटिव है और पीछे नाम भी है, तो आप दोनों तरह के पक्षों को देखिए। लेकिन बेटर यही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म विज़न रखते हैं और आपको लगता है कि नहीं कंपनी अच्छी है, 1200 पे खरीदारी की है, 600 पे करके एवरेज कर लीजिए, भाव नीचे है, तेज़ी मिले, आप निकल जाएं। दूसरी तरफ अगर आपको लगता है कि नहीं मैं फंस गया हूँ, तो वेट करिए, तेज़ी मिले अभी FPO के बाद, तो आप निकल जाइए। तो आप कॉल उसके हिसाब से लीजिए, लेकिन फंडामेंटल दोनों तरह के मैंने आपके रख दिए हैं। ओके, अदानी विल्मर वर्सेस रुचि सोया, चूज एटलीस्ट वन। सर, मैं क्योंकि उस पोजीशन में हूँ, मैं कोई एक स्टॉक चूज़ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए दोनों के वो आसान कर देता हूँ। रुचि सोया पतंजलि मैनेज्ड है, उनके पास न्यूट्रेला जैसे ब्रांड्स हैं, उनके पास एडिबल ऑयल के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो न्यूट्रेला और बाकी ब्रांड्स के अंदर आते हैं। विल्मर डोमिनेंट है अपने स्पेस में, प्राइसिंग पावर होल्ड करता है, अदानी ग्रुप का बैकिंग है, तो दोनों के प्रमोटर तो आपको क्लियर है। विल्मर के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रोफाइल है और प्राइसिंग पावर है, वो प्राइस को चेंज कर सकता है जो बाकियों को फॉलो करना पड़ता है। विल्मर की सेल 33,000 करोड़ रुपए की है, रुचि सोया की सेल 11,000 करोड़ की है। विल्मर की मार्केट कैप 50,000 करोड़ की है, रुचि सोया की मार्केट कैप 25 से 28,000 करोड़ की है। रुचि सोया के केस में बड़ी इक्विटी मार्केट में आने वाली है जो FPO की फॉर्म में आएगी, विल्मर में भी कुछ नहीं आ रहा ऐसा, तो नियर टर्म में विल्मर के अंदर एक बड़ी तेज़ी की उम्मीद आप लगा सकते हैं रुचि सोया के कंपैरिजन में। रुचि सोया केस में जैसी सिचुएशन क्लियर होगी, FPO आ जाएगा, नए शेयर बाजार में आ जाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे 1-2 क्वार्टर के, तब स्थिति ज़्यादा समझ में आती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन एज ऑफ नाउ विल्मर ज़्यादा बेटर पोजीशन में है। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्योंकि इसमें अदानी का भी नाम है और 27 का PE है, 28 का PE है, 38 का PE है, सॉरी, विल्मर के कंपैरिजन में रुचि सोया ज़्यादा सस्ता है वैल्यूएशन में। तो इन दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन आप प्राइवेट वर्सेस पतंजलि किसके साइड जाना चाहते हैं वो आप तथ्य रखिए। उनका प्रोफाइल बड़ा है, इनके पास शेयर छोटे हैं, इक्विटी फ्लोट छोटा है, उनका इक्विटी फ्लोट बहुत बड़ा है, तो दोनों में बहुत अंतर है, तो उस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। लेकिन सो फार अदानी विल्मर की सिचुएशन रुचि सोया से बेटर है क्योंकि उसमें कॉर्पोरेट डेवलपमेंट चल रहा है, इसमें कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा, इस सैचुरेशन पीरियड फॉर HDFC बैंक रीच आउट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, व्हाट इज ग्रोथ आउटलुक इन फ्यूचर?
मधुर साहब, फ्यूचर की ग्रोथ आउटलुक मैं अभी प्रेजेंट तो नहीं बता सकता, ये तो बिल्कुल साफ है। लेकिन एक बात मुझे आप बताएं कि अगर कोई कंपनी 20% की सालाना ग्रोथ दे रही है तो बाजार उसको थम्स डाउन तब देता है जब वो 20% से मतलब लोअर एंड पे 17 और ऊपर एंड पे 22 इसी रेंज में चलती रहे तो उसे थम्स डाउन मिलेगा। फाइन, एक लेवल तक वो थम्स डाउन मिलते मिलते प्राइस को देगा, प्राइस टूटते 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 उस लेवल पर आ जाएगा जहां वो 20% की ग्रोथ वाले स्टॉक्स को इज्जत देगा, क्योंकि उस तरह की कोई कंपनी उसके सामने उसमें खड़ी नहीं होगी। अगर कोई बैंक किसी टफ सिनेरियो में स्टेबल परफॉर्म करता है और कोई दूसरा बैंक जो बहुत एग्रेसिव है लेकिन टफ सिनेरियो में बैठ जाता है, तो आप किसके साथ जाएंगे? ऑब्वियसली आप एक स्टेबल बैंक के साथ जाएंगे। तो फंड्स उस तरह से सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सोच सही है तो आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मान लीजिए यहाँ से अगर जितनी सोच या जितनी ग्रोथ की उम्मीद हम लगा रहे हैं, बैंक उससे ज़्यादा एग्रेसिव होगा ही और उनके पास ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा बेटर प्रोस्पेक्ट होगी बेटर बनने रहने की या उस लेवल को मेंटेन रखने की, तो आप उसके हिसाब से वहाँ पर कॉलेज दो। HDFC बैंक अभी भी स्टिल द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, तो कुछ तो बात होगी और कुछ तो चीज़ होगी इसकी वजह से इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स हो रहे हैं उसमें, नीचे के दाम पे फंड्स ले रहे हैं, तो कॉल लीजिए, उसके हिसाब से आप सोचिएगा। अच्छा जी, HDFC लाइफ पे सर एक ही नया अपडेट आया आलोक जी कि आप इसमें आज एक रिपोर्ट आई थी 850 रुपये के टारगेट्स के लिए। वही प्रीमियम वाली बात उन्होंने भी बोली कि प्रीमियम बढ़ रहे हैं और क्लेम रेशियो जो है वो कोविड जैसे से ख़त्म होगा वो कम हो जाएगा। क्लेम रेशियो कम होना और प्रीमियम का बढ़ना इस कंपनी के मार्जिन को गोइंग फॉरवर्ड बेटर कर सकता है, तो आप उस हिसाब से इसको देखिए। और इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी बहुत कम है, अगर वो बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है चारों पांचों जो प्लेयर्स हैं उनको बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, तो उसमें आप HDFC लाइफ को वैसे भी देख सकते हैं। गिरावट इसलिए कि पूरा ग्रुप टूट रहा है तो इसलिए वो भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। अच्छा जी, KPR मिल 3,000 रुपये, 3,000 शेयर 600 रुपये के दाम पे। सर ब्रिजेन जी, KPR मिल एक तरफा चला था, कंपनी तो अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लॉकडाउन से लेकर अब तक चलने वालों में बहुत वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक रहा है। कैपेसिटीज़ अच्छी हैं साउथ में, इनकी खुद की विंड मिल कैपेसिटी बहुत अच्छी है, इनकी खुद की पावर कैपेसिटी अच्छी है, लूमिंग कैपेसिटी अच्छी है, क्लाइंट बहुत अच्छे हैं इनके पास, एक्सपोर्ट्स भी इनका बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट भी ठीक ठाक है, नई कैपेसिटी भी ऐड कर रहे हैं ये लोग, जो मैंने इनकी रिसेंटली एक रिपोर्ट में पढ़ा भी था। लेकिन स्टांस वही है कि टेक्सटाइल की सबसे बड़ी तेज़ी जो रिसेंटली हुई थी उसके आउट परफॉर्मिंग साइड पर ये स्टॉक खड़ा था, तो थोड़ा इसलिए एक बार को कॉशियस व्यू रखिएगा। वैसे कंपनी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नई कैपेसिटीज़ ऐड कर रहे हैं, टेक्सटाइल की दूसरी लैग की तेज़ी पड़ती है तो शायद इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। चलिए, अब इतने सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आपसे कल मुलाकात होगी हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में। ध्यान संभल कर आप ट्रेड करिएगा। मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।